गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। और हम इस डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में शुरू से लेके एंड तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, और वन बाय वन उन सभी को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर से। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है डाटा स्ट्रक्चर की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, data structure is the representation of logical relationship existing between the individual element of the data. Okay, so what is the meaning that कि हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ईच एवरी एलिमेंट है, डाटा है, वो आपस में क्या रिलेशनशिप रख रहे हैं, वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सारी चीजें हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट ए डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग all the data item that consider not only the element stored but also their relationship to each other. Okay, तो अभी क्या इंपॉर्टेंट बात है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाटा स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। यानी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सिंपल शब्दों में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाटा स्ट्रक्चर को ये समझें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड अ डाटा स्ट्रक्चर, तो हम बेहतर तरीके से इसकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए एक बार जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि वाई वी नीड अ डाटा स्ट्रक्चर, देन हम उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा। ये डाटा क्या चीज होती है? ओके, व्हाट इज द डाटा? तो अभी हम बात करते हैं। तो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डाटा इज अ रॉ मटेरियल, आप ऐसे कह सकते हैं। डाटा व्हाट इज द डाटा? डाटा इज द रॉ मटेरियल अवेलेबल। एंड व्हाट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 1,000 एम्प्लॉयज हैं। तो 1,000 एम्प्लॉयज में से अगर आपको वो एम्प्लॉय पिक करने हैं जो कि हेड हो एचआर डिपार्टमेंट का, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और 1,000 एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपके लिए डाटा हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। डाटा, और डाटा से निकल के आता है इंफॉर्मेशन। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि अब डाटा, जैसे एक एग्जांपल लिया कि 1,000 एम्प्लॉयज हैं, तो अब आप 1,000 एम्प्लॉयज को किस तरीके से अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, या किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे, आपस में एक डाटा का दूसरे डाटा से क्या रिलेशनशिप होगा, ये सारी बातें स्टडी करना ही कहलाता है डाटा स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि अगर हम डेफिनेशन को एक्सप्लोर करें थोड़ा सा और, देन ये बात है कि डाटा स्ट्रक्चर is a representation of a logical relationship existing between the individual element of the data। यानी कि एक डाटा एलिमेंट और दूसरे डाटा एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। और इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल द डाटा आइटम that consider not only the element stored but also their relation। सिंपल शब्दों में, बिसाइड द डेफिनेशन अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम किस तरीके से अपने डाटा को मेमोरी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है
कि हम जब स्टोर करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को जब रिक्वायर्ड हो तो हम रिट्रीव कर पाए। देखिए, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टोर करने का पर्पस अगर आप समझेंगे तो अब आपको इसकी बात समझ आएगी। स्टोर करने का पर्पस ये है कि जब हमें अपने डाटा की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे इजीली एक्सेस कर पाए। सोच के देखिए, अगर आप डाटा को ऑन टाइम इजीली एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज। मान लीजिए आपने एक 100 स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड बनाया है और आपको वो स्टूडेंट्स पिक करने हैं जो कि फरीदाबाद रीजन से बिलोंग करते हो, जस्ट एग्जांपल। अगर आप ये सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फरीदाबाद रीजन को बिलोंग करते हैं, देन देर इज अ नो मीन to or there is a no use of that particular kind of data structure, then there is a no use. So definition tell speak itself कि क्या मतलब निकलता है। इसको थोड़ा सा और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर अफेक्ट बोथ डाटा स्ट्रक्चर अफेक्ट द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब इसने कहा कि हमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं। और अगर हम जनरल समझते हैं कि एक फॉर्मूला कि प्रोग्राम क्या है, वो कॉम्बिनेशन है एल्गोरिथम प्लस एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर। जब हम डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को मर्ज करते हैं तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम बन के निकल के आता है, और प्रोग्राम जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यू नो दैट एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। डाटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमें पता है डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम के बारे में सिंपल सा स्टेप है, एक सिंपल डेफिनेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है आपका प्रोग्राम। नाउ दैट्स मीन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written to carry out certain tasks, and the data structure is a way of organizing the data with their logical relationship retained. To develop a program on an algorithm, we should select an appropriate data structure for that algorithm. Therefore, algorithm and its associated data structure from a program. Now, what the meaning comes out here? Its meaning is that अगर हमें डाटा स्ट्रक्चर को एफिशिएंट बनाना है तो हमें प्रोग्राम सो अगर हमें एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना है तो इसके लिए हमें एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा, और एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर के साथ हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, अ प्रोग्राम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर। अब हमें इंडिविजुअली डाटा स्ट्रक्चर भी पता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा स्ट्रक्चर से हमें समझ आ गया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डाटा है, आप किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। एल्गोरिथम भी हमें समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क। किसी भी काम को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एल्गोरिथम है, और अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो हम प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट होता है। लेकिन किसी भी पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी एफिशिएंट प्रोग्राम के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी यूज अ परफेक्ट डाटा स्ट्रक्चर and an perfect algorithm, so their combination is a perfect program. Now here there comes a topic named abstract data type. Why
this topic is comes here because it has a direct relation with the data structure. So let's discuss the definition of an abstract data type. An abstract data type, ADT, is simply an abstraction of a data structure. It provides only the interface to which a data structure must adhere to. The interface does not provide any specific detail about how something should be implemented or in what programming language. Now, this is a little bit confusing term for most of the student, but we will clear it. Abstract data type. So now focus on that. It is a abstraction. Now here the main keyword is the abstraction of a data structure. अगर हमें डाटा स्ट्रक्चर के abstraction की बात करते हैं, abstraction का सिंपल मीनिंग है टू हाइड, छुपा होना. अगर हम डाटा स्ट्रक्चर के abstraction की बात करते हैं, इसका मतलब है हम abstract डाटा टाइप की बात कर रहे हैं. ये क्लियर है क्योंकि वो abstract डाटा टाइप है. तो हम abstract डाटा टाइप की हेल्प से ये तो बता सकते हैं कि इस डाटा स्ट्रक्चर का इंटरफेस क्या होने वाला है, या वो हमें किस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है. बट हम ये नहीं बता सकते कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा. हम ये नहीं बता सकते कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, और ये टर्म्स कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप. अगर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को समझने के लिए हम कुछ और कॉमन एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे. मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक कार का. एक कार है हमारे पास, और वी वांट टू बाय, for example, we want to buy that car from a showroom. Okay, now what would be the our goal? We reach to the showroom and we ask some important question from the showroom owner. For example, what are the question that is important for a buyer point of view? Just think about that, and I will write that questions in a second. Now think for a minute. Now I will going to write that question. What is the cost? What is the cost of the car? One important question. Because अगर मैं कोई चीज बाय करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली एज पर लेमैन कंसर्न मुझे सबसे पहले उसकी कॉस्ट की ही चिंता होगी कि यार पता नहीं कितनी महंगी मिल रही है. ओके, जोक्स अपार्ट. नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द माइलेज, और आप कह सकते हैं व्हाट इज द एवरेज, उसका एवरेज क्या आ रहा है. नाउ थर्ड पॉइंट, विच कलर, कौन सी कलर है कार की जो मुझे पसंद आ रही है. और और वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से. हमने सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू में ये 3 क्वेश्चन ही लिखे हैं. अब क्योंकि हमने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि और क्वेश्चंस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकते. ऐसा आपने जरूर देखा होगा कभी भी कोई गाड़ी लेते टाइम. अब देखिएगा, सेल्समैन जो आपको कार की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, वो आपसे अगर ये कहने लगे, आपके इन तीनों सवालों का या आपके इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने की बजाय आपको बताने लग जाए कि ये जो कार है, इसका इग्निशन सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, या इसमें कितने नट एंड बोल्ट लगे हैं, या इसका इंजन की वर्किंग एक्चुअली किस तरीके से है, मैकेनिकल पार्ट. तो आप कहेंगे यार वी आर नॉट गोइंग टू डिप इन दैट पर्टिकुलर डिटेल ऑफ अ कार, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. तो हम कहाँ फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे द इम्पोर्टेंट फीचर. अब आप ध्यान से सुनिएगा,
ये इंपॉर्टेंट फीचर जो आप जानना चाह रहे हैं आपके लिए जरूरी है, और जो फीचर आपके लिए जरूरी नहीं है वो आपसे छुपा लिए गए, वो आपसे abstract कर लिए गए. That is the abstraction. Here the term important terms come into the picture. Abstraction, यहाँ से आपको abstraction दिया गया, आपको सिर्फ उतना ही बताया गया है जितना कि आपको जरूरत है. तो abstract डाटा टाइप abstraction को प्रोड्यूस करता है. किसके लिए? आपके डाटा स्ट्रक्चर के लिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज को और डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या है ये abstract डाटा टाइप. Now next slide. So we will consider abstract data type here. Let's go in more detail. First thing, there is an abstract data type list, and its implementation is dynamic array or a linked list. This is the important point to be noted. So what is the meaning here? List provide the interface. Okay, it will not tell how to do, but it will tell what to do. Okay, its implementation tells actually how list is basically implemented. Next is the, for example, queue. Now in a queue, with the meaning of a queue, we are not going to understand how it is implemented, but as the name suggests, queue tells us the implication, the interface. Okay, now example of the queue is linked list, array based queue, stack, etc. उसी तरीके से there are several example. For example, a very general example is taken here, and that is the vehicle. So vehicle is a abstract, and for example, bicycle is a real vehicle, a real implementation. A golf cart is a real implementation, a smart car is a real implementation. So if anyone says a bicycle, it is very clear from our point of view that how bicycle will work, how it is different from other. But if we say a vehicle, then what is the meaning? It is an abstraction for us. Okay, next point, क्लासिफिकेशन ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर. तो चलिए हम फोकस करते हैं डाटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. दो मेजर कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की. पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. अब समझते हैं व्हाट इज अ प्रिमिटिव. देखिए प्रिमिटिव का मेन मतलब होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है इनबिल्ट. प्रिमिटिव का मतलब है इनबिल्ट. अब इनबिल्ट का मतलब है जो हमें बने बनाए मिले हैं. नॉन प्रिमिटिव का मतलब है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब है जो हमें बने बनाए नहीं है, लैंग्वेज के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हमने उन्हें खुद बनाया है. तो आप इनको कह सकते हैं दे आर द यूजर डिफाइंड. आगे और मतलब क्लियर करेंगे. पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव. और नॉन प्रिमिटिव का मतलब बताया कि वो डाटा स्ट्रक्चर जो हमने यूजर ने डिफाइन किए हैं, इनबिल्ट जो खुद से बने. एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताएं तो इनबिल्ट का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ नॉर्मल डाटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर. these are the data type that are basically provided with the language. But in a user defined data type, the most popular is the array. Okay, list. These are the user defined data type. We have created this type of data structure. Now further more classification, data structure is further divided in some other parts. I already told you, primitive integer, float में convert है. Primitive is also divided in character,
primitive is also divided in a pointer. Okay, नॉन प्रिमिटिव भी प्रिमिटिव की तरह क्लासिफाइड है, तो जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नॉन प्रिमिटिव. अब नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या फीचर्स हैं? नॉन प्रिमिटिव के अंदर जो सबसे पहला है वो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन लीनियर. नॉन प्रिमिटिव खुद ही दो टाइप में डिवाइडेड है, लीनियर एंड नॉन लीनियर. उसी तरीके से लीनियर के भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि फेमस है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. और नॉन लीनियर के भी अपने ही टाइप हैं, ग्राफ और ट्री. हम इनको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मैं आपको सभी का एग्जांपल दूंगा. इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो बेसिक सभी का क्लियर करेंगे. नाउ व्हाट इज द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर? सो इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं. नाउ देयर आर द बेसिक स्ट्रक्चर and directly operated upon by the machine instruction. This is the technical terms regarding the primitive data structure. In general, they are different representation on different computers. For example, integer, floating point number, character constant, string constant, pointer fall in this category. So इस कैटेगरी के अंदर आपको पहले बताया इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये वो डाटा टाइप है जो लैंग्वेज के साथ हमें आए. मैं सबके एक एक एग्जांपल अभी आपको देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मुझे एक इंटीजर वेरिएबल बनाना, देन हाउ आई विल मेड अ इंटीजर वेरिएबल? अ वेरी सिंपल. int, आई एम टेलिंग int a equal to 3. Here a is a data type which a is a variable which has a data type int. Okay, now if I have to make a float, then in a float a decimal value goes stored. So float a equal to 3.7. Float a equal to 3.7. Now if for a character constant, I'm just taking one of the example of every type. Character a equal to a. Okay, here capital A is the character which is stored in a variable of called small a. Okay, similarly a pointer is another a primitive data type. We will discuss more detail of pointer when we cover the upcoming topics. Now non-primitive data structure continued. They are more sophisticated. These are the some features. They are the more sophisticated data structures. Okay, they are derived from the primitive data structure. What is the meaning? They are derived from, for example, we know that primitive data structure is int a equal to 3. If I say this, then this means a is nothing but a primitive data type. But what the point number 2 is says, it says primitive data type, non-primitive data type is derived from the primitives. So if I have to make an array, point to be noted, array is nothing but a non-primitive. Array is a non-primitive data structure. I first write array is a non-primitive data structure. Non-primitive data structure. Now if I have to declare an array or I have to create an array, what the syntax? Int a, for example, the size of the array is a 5, then I would write int a5. So how a is created? A is created with the help of a data type int, which is nothing but a primitive data structure. Primitive data structure, that's the meaning of the point 2. Okay, now point 3, the non-primitive data structure emphasize on structuring of a group of homogeneous, that is mean the same, or heterogeneous data item.
In a non-primitive data structure, basically what we will do, we are divided thing in the part of homogeneous and other one in the part of heterogeneous. It is the nature of a non-primitive data type that it will categorize the object depending upon these properties. Okay, some of the examples of the non-primitive data structures are list, stack, queue, tree, graph are the example of non-primitive data structure. The design of an efficient data structure must take operation to be performed on the data structure. Now, these are the some basic difference between primitive versus non-primitive. A primitive data structure is generally a basic structure that is usually built into the language such as integer and float. क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि primitive data structure वो data structure होता है जिसके अंदर लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट फीचर्स या इनबिल्ट जो सपोर्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर का, डाटा टाइप का, वो आपको गिवन होता है, जैसे कि इंटीजर और फ्लोट। डाटा को और सिंपल शब्दों में समझे तो डाटा को हैंडल करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस खुद ही आपको डिफरेंट डिफरेंट डाटा को हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाने की परमिशन देते हैं और ये कहलाते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, एग्जांपल इंटीजर एंड फ्लोट। उसी तरीके से नॉन प्रिमिटिव के लिए डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर हैं जिन जिनका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, ग्राफ एटसेट्रा, स्टैक। हमने ये पहले ही देखा। ये बेस्ड कैसे होते हैं? ये बिल्ट होते हैं प्रिमिटिव के ऊपर ही, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में एरे के साथ आपको करके दिखाया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो तो प्रिमिटिव के बाद दूसरा क्लासिफिकेशन थी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव खुद दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, वन इज द लीनियर एंड अनदर वन इज द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो दोनों का एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दोनों का डिफरेंस डिस्कस करते हैं। क्या मतलब है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का? जो लीनियर है, फॉर एग्जांपल द डाटा आइटम आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर वन आफ्टर अनदर। ओके, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक के बाद सीक्वेंस का क्या मतलब है? एक के बाद एक। ठीक है, तो जो डाटा आइटम है एक के बाद एक, फर्स्ट आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस मेमोरी एरिया में सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया। इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि नॉन लीनियर के अंदर सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता है, हायरार्किकल, या आप कह सकते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो कि अपोजिट है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर का, वो फॉलो होता है। सेकेंड पॉइंट, in a linear data structure can be traversed on a single run. Okay, that is if we start from the first element, then we can traverse all the element sequentially in a single pass. अब ऐसा कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने का मतलब है विजिट करना, डिस्प्ले करना, एक्सेस करना या प्रिंट करना। अगर आप एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक एरे बनाया और एक एलिमेंट को एक्सेस किया, ये मान लीजिए 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 2, ये 3, तो क्या पॉइंट कह रहा है? इट कैन बी ट्रैवर्स ऑन अ सिंगल रन, दैट इज इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट वी कैन ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट सिक्वेंशनली इन अ सिंगल पास। अगर हमने एक एलिमेंट एक्सेस किया, फॉर एग्जांपल हमने 3 एक्सेस किया, द नेक्स्ट एलिमेंट हम 7 एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद 6, उसके बाद 9। क्यों हम ऐसा एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि ये एक ही एक ब्लॉक छोड़ के, ब्लॉक का मतलब है यहाँ पे इंटीजर अगर 2 बाइट का है तो पहला एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 7 मेमोरी में स्टोर होगा, 7 के जस्ट बाद मेमोरी में 6 स्टोर होगा। सिक्वेंशनली स्टोर है, आप वन बाय वन इंडेक्स नंबर की हेल्प से एरे को एक्सेस कर सकते हो। बट इन नॉन लीनियर के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो एलिमेंट है, एलिमेंट मान लीजिए एक नंबर यहाँ स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल 3, नॉन लीनियर के अंदर एक नंबर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ स्टोर है, एक नंबर मान लीजिए यहाँ स्टोर है 6।
एक नंबर मान लीजिए ये मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हम एक बार एक, क्योंकि इसका डायरेक्टली इससे, इसका मे भी हो सकता है इससे, इसका हो सकता है इससे कनेक्शन हो, तो हम कोई एक स्टेप में डायरेक्टली सिक्वेंशली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हैं, बट उनका कनेक्शन बना हुआ है। ये हमारा फीचर है नॉन लीनियर के पास। नेक्स्ट है पॉइंट है द मेमोरी यूटिलाइजेशन। देखिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट नहीं होता है। अगेन एरे का एग्जांपल लेते हैं, एरे का एग्जांपल ले रहे हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एरे के अंदर, अभी हमने एरे के अंदर इस एग्जांपल के अंदर 4 एलिमेंट स्टोर किए, बट जस्ट कंसीडर इफ यू स्टोर 10 एलिमेंट, if you needed 10 element, can you store that 10 element in this array? Then answer is simple no. Why? Because this is the array which is suitable for only 4 element, जो 4 ही एलिमेंट के लिए सुटेबल है। बट अगर हम ऐसा एरे क्रिएट करते हैं जो कि 10 के लिए सुटेबल हो, तो वो उसका साइज वहां पे फिक्स हो जाएगा, वो ना 10 से ज्यादा ले सकता है ना 10 से कम ले सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है हमें कि मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट कब होती है? जब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी एरिया एडजस्ट कर सकता है। अब मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास हमें स्टोर करने थे 10 एलिमेंट, हमें स्टोर करने थे 10 एलिमेंट, बट मैंने एरे बनाया जिसका साइज था सिर्फ 4 ही एलिमेंट का। तो यहाँ क्या हो गया, मेरा मेमोरी कम पड़ गई, ज़्यादा नंबर स्टोर करने थे, मैं स्टोर नहीं कर पाया। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए मुझे स्टोर करने थे सिर्फ 3 एलिमेंट ही, लेकिन मेरे एरे का साइज है 10। तो अब क्या होगा, 7 एलिमेंट का स्पेस वेस्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं हमारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली नहीं होना। देखिए किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का मेन प्राइमरी पर्पस ये है कि प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही एफिशिएंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंट स्ट्रक्चर यूटिलाइजेस मेमोरी इन डिफरेंट एफिशिएंट वे डिपेंडिंग अपॉन द नीड। क्यों? अब जो कि डिसएडवांटेज था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, वही जाके बन गया एडवांटेज किसके अंदर? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 6 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है तो डाटा स्ट्रक्चर 6 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, 8 की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 8 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे ही हमें एलिमेंट आता है, जैसे ही हमारा एलिमेंट आता है, लिंक लिस्ट के हेल्प से या हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के हेल्प से अपने एरे को या अपने लिस्ट को घटा या बढ़ा, ऐड और लेस दोनों ही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस एडवांटेज है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की। अब लास्ट पॉइंट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विद द डाटा साइज। अब इसमें क्या है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है जैसे कि लीनियर का साइज बढ़ता चला जाता है। ये बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके टर्म में है? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एलिमेंट को एक्सेस करने की टर्म में है, या फॉर एग्जांपल एलिमेंट को सर्च करने की टर्म में है। जैसे जैसे आपका एलिमेंट बड़ा, एरे बड़ा होता जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता जाएगा। इसके अंदर नॉन लीनियर के अंदर फॉर एग्जांपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहनी है। एग्जांपल है एरे, स्टैक, ट्री, ग्राफ, मैप। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन अ स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर एक पिक्चर बनाता हूँ आपके लिए, मान लीजिए ये है लीनियर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में।
पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक का क्या मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा। स्टैटिक के बारे में कहा गया है, इट इज अ टाइप ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर where the size is allocated at a compile time. Therefore, the maximum size is fixed. Example, array, वो डाटा स्ट्रक्चर जिनके अंदर हम मेमोरी का साइज फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यानी कंपाइल टाइम पे ही साइज फिक्स हो जाता है, वो कहलाते हैं स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर हैं जिनमें रन टाइम पे आप साइज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, वो कहलाता है आपका डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, और जिसका एग्जांपल है लिंक लिस्ट। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगा। बहुत से लोग स्टैटिक का गलत मतलब इंटरप्रेट करते हैं इस डेफिनेशन से, कि जो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंपाइल टाइम पे मेमोरी फिक्स हो जाती है, जो कि नहीं बदलती। ये मतलब एक्चुअली नहीं निकलता है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर से। इसका मतलब ये निकलता है कि जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी बता दी जाती है, यार कि आपको कंपाइल टाइम पे मेमोरी आपको बता दी गई कि यार आप 5 ब्लॉक लोगे, ठीक है, बट मेमोरी एक्चुअली डायनेमिक एलोकेशन आपका रन टाइम पे ही होता है। कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं फिर से बताता हूँ। लोग स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर से ये मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं कि स्टैटिक में मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे हो रहा है, डायनेमिक में मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे हो रहा है। देखिए मैं फिर से इस बात को लिखता हूँ। स्टैटिक में लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, स्टैटिक में क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मेमोरी मेमोरी एलोकेशन एट कंपाइल टाइम। डायनेमिक में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। जनरली लोग मिथ है लोगों की कॉन्सेप्ट में कि स्टैटिक का ये मतलब निकलता है मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम, और डायनेमिक का मतलब निकलता है मेमोरी एलोकेशन एट कंपाइल टाइम। तो मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि मेमोरी इज ऑलवेज मेमोरी इज ऑलवेज एलोकेटेड एट रन टाइम। सो दिस पॉइंट इज ओनली वैलिड पॉइंट। स्टैटिक की डेफिनेशन अगर हम ये डेफिनेशन करें तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट अप्लीकेबल ही नहीं है। क्रॉस क्या पॉइंट अप्लीकेबल है, मेमोरी एलोकेशन इज डन एट रन टाइम, यही एक पॉइंट वैलिड है। तो फिर ऐसा क्यों लोग समझते हैं, तो उसका मैं मतलब समझाता हूँ। देखिए, स्टैटिक सिर्फ इतना नेचर बताता है, सिर्फ ये बात बताता है कि अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट a = 3। तो ये जब मैंने वेरिएबल बनाया इंट a = 3, तो इस वेरिएबल के अंदर जैसे ही मैं डाटा टाइप उसका बताता हूँ इंट इंट, तो इंट डाटा टाइप से पता चलते ही वो समझ जाता है कि यार इसका साइज मुझे ना 2 बाइट रखना है, 2 बाइट रखना है, ठीक है। 2 बाइट मैं किस लिए बता रहा हूँ, एक जनरल कंपाइलर, ये साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। तो मैं मान के चला हूँ कि इंटीजर का साइज 2 बाइट है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इंट डिक्लेयर किया किसी वेरिएबल को, उसी टाइम उसका साइज 2 बाइट डिसाइड कर लिया गया। अब 2 बाइट मेमोरी में कहाँ एलोकेट होगी, कब एलोकेट होगी, ये कोई
इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेमोरी जब मिलेगी तो वो रन टाइम पे मिलेगी, बट जो साइज है ना वो फिक्स कर दिया गया रन टाइम, कंपाइल टाइम। डायनेमिक के अंदर जो है वो कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे आप साइज को फिक्स करते हैं। यानी कि साइज बेसिकली फिक्स होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जब आप एरे बनाते हैं, मान लीजिए आपने एक एरे बनाया इंट A5। अब ये डिक्लेरेशन कब है, ये डिक्लेरेशन है कंपाइल टाइम पे। कंपाइलर को पता चल गया कि ये एरे बनाना चाहते हैं जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो कंपाइलर इतना साइज फिक्स कर लेगा। फिक्स करने के बाद जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेमोरी में कहीं पे वो साइज एलोकेट करके आपको दे देगा। मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे ही हुआ है, बट उसको ये पहले से पता कि 5 एलिमेंट की जगह इसके लिए इसको मुझे देनी है। लेकिन डायनेमिक के अंदर आप साइज रन टाइम पे ही डिसाइड करवा सकते हैं, आप प्री डिसाइडेड साइज नहीं बताते हैं। यही मेजर डिफरेंस है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक के बीच में। ये अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे फ्यूचर के एग्जांपल्स भी कि क्या मतलब है स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में। नाउ नेक्स्ट है ऑपरेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली कैटेगराइज इन द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है क्रिएट, सेकंड सिलेक्शन। आप क्या कर सकते हैं, मेजर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने का मतलब है, आप मान लीजिए कोई डाटा स्ट्रक्चर है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट, आप सिलेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे सॉर्ट कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सब मेजर ऑपरेशंस हैं जो आप अपने डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज। डाटा स्ट्रक्चर की क्या क्या एडवांटेज है और आप क्यों करते हैं, इससे आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं। कैसे? लुक, इफ द चॉइस ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर for implementing a particular abstract data type is a proper, it make the program very efficient in terms of time and space। आपको चाहिए क्या एक अच्छे डाटा स्ट्रक्चर से, आपको ये चाहिए कि वो आपको एफिशिएंटली आप वहां से डाटा को रिट्रीव कर सकें, वो मेमोरी में कम स्पेस ले। जहाँ पे मेमोरी में इसे कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो जल्दी से जल्दी एक्सेस किया जा सके। आप जब उसको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपको कम टाइम में आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए एज कंपेरिजन टू किसी दूसरे डाटा टाइप को। इससे उसकी एफिशिएंसी पता चलती है। एक एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम हो गई, दूसरी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्पेस हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द रीयूजेबिलिटी। व्हाट द रीयूजेबिलिटी सेज, ही सेज the data structure provide reusability, mean that multiple client program can use the data structure। अगर आपने एक डाटा स्ट्रक्चर बना लिया then it is basically suitable for multiple clients। नेक्स्ट, ये फीचर हमने पहले भी डिस्कस किया था, abstraction। डाटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड by ADT also provide level of abstraction। now ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और उम्मीद है आपको डाटा स्ट्रक्चर के एडवांटेज, डेफिनेशन और ये सारे टर्म समझ आए होंगे। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर के नॉन प्रिमिटिव के बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि एरे, स्टैक, लिस्ट, ग्राफ, ट्री। मैं वन बाय वन आपको इन सब का भी ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए कि क्या चीज़ है। एरे मैंने आपको बता ही दिया। एरे वो एलिमेंट है जो सिक्वेंशनली स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, एरे सिक्वेंशनली स्टोर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5, ये एरे सिक्वेंशनली स्टोर हो रहे हैं। इंडेक्स 0 1 2 हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे, मैं जैसा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये आपका हो गया
एरे। दूसरा है स्टैक। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? जो कि फॉलो करता है लीफो, LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसा है स्टैक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने एलिमेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक बुक रखी है, टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने पहली बुक लिख रखी मैथ की, फिर बुक रखी हिंदी की, देन आई राइट द बुक ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, देन आफ्टर दैट आई पुट द बुक साइंस। ओके, सबसे लास्ट में कौन सी बुक रखी? साइंस। लेकिन अगर ये टेबल पे इस तरीके से बुक रखी है, तो कोई मुझसे कहता है एक बुक लेके आइए, कोई भी बुक ले आइए, तो मैं सबसे पहले कौन सी बुक रिट्रीव करूंगा? जो सबसे ऊपर है या टॉप पे है, ये कहलाएगी साइंस की बुक। उसके बाद मैं इंग्लिश की बुक लेके जाऊंगा, देन हिंदी की बुक लेके जाऊंगा। तो ये बुक किस ऑर्डर में निकल रही है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बुक लास्ट में आई थी वो सबसे पहले जा रही है। ठीक है, ये कहलाता है लीफो। नेक्स्ट, एक और पॉपुलर डाटा स्ट्रक्चर था क्यू। क्यू के अंदर हम क्या कर रहे थे? क्यू का क्या मतलब है? क्यू का मतलब ये है इन अ सीक्वेंस। अगर आपने कभी मूवीज घर पे, सिनेमा हॉल में आपने अगर टिकट घर पे टिकट लिया है, तो कैसे टिकट लेते हैं? रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की अगर हम बात करते हैं, तो हम टिकट लेते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। जो आदमी लाइंस में पहले आता है वो पहले टिकट लेता है और चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आता है, वो टिकट लेता है और चला जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन आता है, वो टिकट लेता है, चला जाता है। यानी लाइन में जो लाइन में सबसे पहले है, फॉर एग्जांपल ये लाइन में सबसे पहले है 3, ये सबसे, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, तो सबसे पहले ये बाहर आएगा, फिर ये लाइन से बाहर आएगा, फिर लाइन से ये बाहर आएगा, फिर लाइन से ये बाहर आएगा। ये कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? ये कहलाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो ये सारा आपको मैंने डिस्कशन करके बताया सारे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। और कुछ और पॉपुलर डाटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि अगर आपको बताएं तो ग्राफ और ट्री। तो ग्राफ और ट्री के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलर डाटा स्ट्रक्चर्स की, तो उनमें से एक है ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ग्राफ क्या है? अगर आप सिंपल एक एग्जांपल से समझें, तो आप ग्राफ में क्या कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, बहुत ही जनरल, कि आप जा रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में। ठीक है, आप जा रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, और मान लीजिए एक सिटी है मुंबई और एक सिटी है कलकत्ता। ठीक है, एक सिटी है मुंबई और एक सिटी है कलकत्ता, और आपको इन दोनों के बीच में विजिट करना है। ठीक है, अब आप कैसे विजिट करेंगे? आप क्या सोचेंगे? जो मुंबई और दिल्ली के बीच में सबसे छोटा रास्ता होगा, आप उसको विजिट करेंगे। अब मान लीजिए इसके लिए आपको बीच में आपने विजिट किया, और कई सारे रास्ते आ रहे थे, कई सारे रूट इन बिटवीन पड़ रहे थे, लेकिन आपने जो नोड पिक किया, आपने वाया पिक किया पुणे। मान लीजिए वाया पुणे आपका सबसे अच्छा रूट था। तो जैसे आपने पुणे पिक किया, तो मैं मान लीजिए अब अगर आपको बताता हूँ, आपने पुणे पिक किया, तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आप फॉर एग्जांपल, ये है आपका दिल्ली, ये है आपका दिल्ली एक पॉइंट, और दिल्ली से आपको कहाँ जाना है? दिल्ली से आपको जाना है मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में आपने किसका हेल्प ली? आपने हेल्प लिया पुणे को। मैं पुणे को पी से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप पहले गए दिल्ली से पुणे, देन पुणे से गए
मैं एरो की से आपका डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, देन पुणे से गए आप मुंबई। अगर आप इस स्ट्रक्चर को, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, डी फॉर दिल्ली, पी फॉर पुणे, एम फॉर मुंबई, यहाँ पे जो नोड्स हैं, अब मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ ग्राफ में, ग्राफ दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, एक नोड्स और दूसरा एजिस। तो ये आपका दिखा रहा है नोड्स, यानी सिटी आपको डिनोट कर रही है नोड्स। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, सिटी आपका डिनोट कर रहा है नोड्स, जबकि एजिस क्या डिनोट कर रहे हैं, दो नोड्स को कनेक्ट करने वाला, यानी कि आप सड़क कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, ये कहलाती है एजिस। तो एजिस आपका नोड्स का, दो नोड्स को कनेक्ट करने का मीडियम हो गया एजिस। ओके, तो ग्राफ और ट्री दोनों ही नोड्स और एजिस का कॉम्बिनेशन है, दोनों की कुछ प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। जैसे जैसे हम फ्यूचर में डाटा स्ट्रक्चर के इन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, मैं आपको ग्राफ और ट्री का डिफरेंस भी बताऊंगा। अभी इन शॉर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं और इनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैंने बहुत ब्रीफ से कुछ डाटा स्ट्रक्चर का डिस्कस किया, स्टैक, क्यू, ग्राफ, एरे। जैसे हम फ्यूचर में ये सारे टॉपिक्स हैं और वन बाय वन हम इन सभी टॉपिकों को आगे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं, यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू, माई सेल्फ मनोज यादव। आपने मेरे लेक्चर को सुना, आप, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टूडेज क्लास।